अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जी सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन जो हफ्ते का हुआ करेगा वो हम वीकेंड पे किया करेंगे। तो आज हम डॉक्टर मलिया लोधी का ओपिनियन कर रहे हैं और इसका जो उन्वान है वो है हमारे पास यूएन's न्यू एजेंडा फॉर पीस। ठीक है, कि किस तरीके से जो है ना वो यूएन का ये ने एजेंडा दिया है कि पीस कायम हो सके दुनिया में। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें जो अहम है उसको मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले इस बार थोड़ा सा चेंज मैंने ये किया है कि मीनिंग्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं। पहले तो आप वो क्लिक करते थे तो मीनिंग आते थे, तो लेकिन अब ये है ऊपर ही मैंने मीनिंग्स लिख दी हैं। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है जो आपको पता होनी चाहिए कि जी जहाँ पे जियो पोलिटिकल टेंशंस की बात आई है, फिर मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, फिर मल्टीपोलैरिटी क्या है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब कह रहे हैं कि जी द वर्ल्ड इज एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट विद माउंटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने कहा दुनिया जो है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। पहले हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ये मैंने यहाँ किया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है अ मोमेंट व्हेन सिग्निफिकेंट चेंज अकर्स और मे अकर, और इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब एक ऐसे आपके लिए मोड़ पे है, दोराहे पे है दुनिया, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज, बहुत बड़ा तब्दीली रूनुमा हो सकती है। किस वजह से? विद माउंटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्योंकि माउंटिंग होता है कुछ चीज़ बढ़ता हुआ, तो क्योंकि बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है, अच्छा अब जियोपॉलिटिकल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा इस कॉन्ट्रेशन में अगर हम जाएं तो बहुत इसका वास्ट मीनिंग निकल सकता है, लेकिन अगर आसान लफ्ज़ों में समझो कि आप देखें अपने कोई भी आप जोग्राफी की बेस पे है ना आप अपने पॉलिटिकल डिसीजन लें। ठीक है, अब इसको मैं आपको जियो पोलिटिकल को इस तरह समझाऊं कि देखें पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अब चाइना जो है ठीक है पाकिस्तान की मदद कर देता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके जोग्राफिक लोकेशन जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो जब भी आप डिसीजन लेते हो जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बुनियाद पे, तो बहुत ज़्यादा ममालिक के आपस में जो है ना आप कह लें कि ताल्लुकात बनते हैं, वो सिर्फ किस वजह से बनते हैं, ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से बनते हैं। इसको जरा ऊपर में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कनेक्टेड विद पॉलिटिकल एक्टिविटी एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ कंट्री और एरिया विद अ स्टडी ऑफ द वे अ कंट्री साइज पोजीशन एक्सेट्रा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मिलके ना कि आप कहाँ पे वो कंट्री वाक़ है, ठीक है, उसका साइज़ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, इन्फ्लुएंस इट्स पावर एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, उसकी बुनियाद पे उसके जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ। अब जाहिर है देखें एक मुल्क है जिसके पास जो है वो उसकी लोकेशन ठीक ना हो या उसके पास क्या है उसका मतलब साइज़ छोटा हो, तो वो किसी बड़े मुल्क से जो है ना वो टक्कर नहीं ले सकता। तो ये क्या है, जो पोलिटिकल आप कह लेंगे जी ज्योग्राफी की बुनियाद पे आपके डिसीजन उसकी बुनियाद पे होंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये बता रहा है कि दुनिया जो है ना एक वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। कोई ममालिक के जो आपस में वो ताल्लुकात हैं वो क्या है डिपेंड कर रहे होते हैं कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे। ठीक है, अच्छा एक तो ये हमारे पास जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात आ गई, दूसरी ये बात कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी। ठीक है, पूरी दुनिया में वो माशी वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी क्या होता है? वॉलेटिलिटी हमारे पास है टेंडेंसी टू चेंज क्विकली एंड अनप्रिडिक्टेबली, इसको हम अनडिजायरेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जी मईशत की अगर हम बात करें माशी सूरत हाल की पूरी दुनिया में ही, तो वो बड़ी वॉलेटाइल है, बड़ी तेज़ी से क्या है तब्दील हो रही है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू अ फ्रॉड एंड अनस्टेबल सिचुएशन, तो उसकी वजह से हमें क्या है अनडिजायरेबल और गैर मुस्तहकम जो सूरत हाल वो नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये सारी वजूहात की वजह से एक तो ये मसाइल हैं, और क्या है multilateralism is facing growing challenges in an increasingly fragmented international system। अब हम यहाँ पे multilateralism को देखते हैं और international system को देखते हैं। पहले multilateralism क्या होता है, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे जी, multilateralism होता है in international relation, multilateralism refers to an alliance of multiple countries pursuing a common goal। ठीक है, कि अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मुख्तलिफ ममालिक मिल के जो है ना एक कॉमन गोल के पीछे जाते हैं, आपस में क्या है एक दूसरे की उनकी कॉपरेशन होती है, तो वो क्या है मल्टीलैटरलिज्म है। तो यही चल के आगे यहाँ पे ओपिनियन में बताएंगे कि भाई अब जिस तरह का हमारा वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम आ रहा है, वहाँ पे ममालिक जो है वो मिल के नहीं चलते, आपस में उन लोगों के क्या है कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं। तो अब मल्टीलैटरलिज्म की वजह से जो है ना
उसको चैलेंजेस का सामना है इन एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड इंटरनेशनल सिस्टम। फ्रेगमेंटेड होते कुछ चीज़ टूटी हुई हो, तो मल्टीलैटरलिज्म को चैलेंजेस का क्यों सामना है? फ्रेगमेंटेड इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से। इंटरनेशनल सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स दैट इंटरैक्ट ऑन अ ग्लोबल स्केल। It is the framework for international relations which outlines who interacts with whom, how they interact, and what the rules of engagement are. It is also the context in which individual countries set foreign policy and develop international diplomatic relations. ठीक है, तो ये सारा इंटरनेशनल सिस्टम्स है कि किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मल्टीलैटरलिज्म को उसका चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, वो एक तरह का ब्रोकन इंटरनेशनल सिस्टम है। वो क्या है, मतलब कंपीटिंग इंटरेस्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया आ गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये 3 लाइनें में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बताया था कि दुनिया एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे है, एक दोराहे पे है, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, हमारे पास इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है, जिसकी वजह से जो है ना सारी सूरत हाल है वो अनस्टेबल है। फिर मल्टीलैटरलिज्म जो है ना, आपस में ममालिक का ताउन वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्रेगमेंटेड इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? रिसर्जेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट टेंशंस, यूक्रेन वॉर एंड इंटेंसिफाइंग यूएस चाइना कॉन्फ्रंटेशन हैव फर्दर श्रंक द स्पेस फॉर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। ठीक है, तो आप बता रहे हैं रिसर्जेंस होता है किसी चीज़ का दोबारा होना। तो उन्होंने कहा ईस्ट वेस्ट टेंशंस जो हैं, फिर यूक्रेन वॉर है, और इंटेंसिफाइंग होने किसी चीज़ के शिद्दत में इजाफा होना। तो यूएस चाइना कॉन्फ्रंटेशन है, इसने और श्रंक कर दी है, सुक्कर दिया है स्पेस फॉर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। कि जिस तरह हमने बताया कि जी मल्टीलैटरलिज्म नहीं होती, उसको ग्रोइंग चैलेंजेस का सामना है। तो ये सारी वजूहत बता रहा है कि भाई इसकी वजह से है ना वो आपस में ममालिक का आपस में ताबून नहीं है। Multilateralism though has been in retreat for well over a decade now. ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल अभी है ना वो आपस में स्टेट्स एक दूसरे ताबून नहीं कर रही। तो ये क्या है? हैज़ बिन इन रिट्रीट, एंड रिट्रीट होता है कुछ इस तनज़ुली का शिकार होना। तो ये अभी क्या नहीं है, फॉर वेल ओवर ए डेकेड नाउ, तकरीबन 10 साल, एक दिहाई इसको कह लेना। तो तब से है मल्टीलैटरलिज्म इन रिट्रीट है, यानी कि आपस में है ना कंपीटिंग इंटरेस्ट की वजह से हमें आपस में एक दूसरे का ताल्लुक नज़र नहीं आता ममालिक के दरमियान। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी it is clearly time for the international community to take stock and consider how to forge agreement on global framework to address common challenges. तो उन्होंने कहा यकीनन अभी एक वक्त है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि वो टेक स्टॉक करे। टेक स्टॉक करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप असेस करें, जानें कि भाई अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा तो आप उसको ये कंसिडर करना होगा कि किसने कोई एग्रीमेंट बनाए ग्लोबल फ्रेमवर्क पे, ताकि एड्रेस किया जा सके सारे कॉमन चैलेंजेस को, जिसकी वजह से क्या है, हमें ममालिक जो हैं आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करते। A major initiative to do that is planned at the UN Summit of the Future called by Secretary General S.G. Antonio Guterres and endorsed by all member states of the world body. तो उन्होंने कहा एक बड़ा जो इनिशिएटिव जो है ना, एक पहल की गई है, वो ये प्लान किया गया है यूएन समिट, किस पे? फ्यूचर, और किसकी जानिब से कॉल किया गया है? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से, और इसको एंडोर्स किया गया है, इसको सपोर्ट किया गया है तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं वर्ल्ड बॉडी की, उसकी जानिब से। ठीक है, तो अब सवाल ओपिनियन में क्या पूछ रहा है? वो कह रहे हैं कि जी कैन एग्रीमेंट बी फोर्ज्ड ऑन अ ग्लोबल फ्रेमवर्क टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस। मतलब जितने भी मसाइल का सामना है, तो क्या एक एग्रीमेंट बनाया जा सकता है इसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क के हवाले से, ताकि ये सारे जितने भी कॉमन चैलेंजेस हैं तमाम ममालिक को, उसको एड्रेस किया जा सके। अच्छा, अब ये जो समिट है वो कब होनी है? वो होनी है सितंबर 24 में होनी है, और इससे क्या होगा, ये एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेगी कि किस तरह शेयर्ड फ्यूचर जो है ना वो होना चाहिए, और उस आइडेंटिफाई करेगी, निशानदेही करेगी द मीन्स टू अचीव इट, कि किस तरीके से वो है हम शेयर्ड फ्यूचर जो है क्या शेयर्ड फ्यूचर होना चाहिए और किस तरीके से हम उसको हासिल कर सकते हैं। Guterres has described the summit as once in a generation opportunity to strengthen multilateralism, और गुटेरेस ने इसको कहा है कि भाई ये once in a generation opportunity है, यानी कि ये मौका आपको एक बार ही मिलता है कि आप strengthen कर सकें, मजबूत कर सकें multilateralism को, ममालिक का, स्टेट का आपस में ताउन को, renew the commitment to core principles, जो भी आपने की कमिटमेंट थी, core principles उसको फॉलो करेंगे, उसको रिन्यू कर सकें और अडॉप्ट कर सकें एक्शन ओरिएंटेड पैक्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के लिए ओरिएंटेड एक्शन ओरिएंटेड पैक्ट जो है वो बना सकें, विच विल सेट आउट कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबल चैलेंजेस, और फिर उसकी बुनियाद पे है ना वो जवाब दिया जा सके ग्लोबल चैलेंजेस का, जो भी मसाइल है उनका हल तलाश किया जा सके। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज फ्रॉम इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस अहेड ऑफ द समिट, अहेड ऑफ द से पहले, और ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हमें सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ये जो समिट से पहले इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस होंगी, जो गवर्नमेंट के आपस में एक दूसरे से नेगोशिएशन होगी, बातचीत होगी। अच्छा, as a part of the preparatory process for these deliberations, Guterres has issued 9 policy briefs on key issues which will be discussed by UN member states। और जो deliberation होता है किसी बारे में गौर व फिक्र करना, तो उन्होंने कहा जो उसका हिस्सा है
प्रेटरी प्रोसेस का कि भाई क्या इसको करना है, किस तरह आगे लेके चलना है। तो गुटेरेस ने 9 पॉलिसी ब्रीफ जो है ना वो इशू किए हैं की इश्यूज़ पे, जिनको डिस्कस किया जाएगा यूएन मेंबर स्टेट्स की जानिब से। The new agenda for peace, the policy paper unveiled earlier this month, focuses on issues of peace and security। और ये न्यू एजेंडा है पीस के हवाले से, जो पॉलिसी पेपर है उसने अनवेल्ड किया है, सामने लेके आया है, जिसमें जो है ना फोकस किया गया है, सारा जो मेन मरकज़ रखा गया वो ये है, जो इश्यूज़ हैं पीस और सिक्योरिटी के। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी, दिस ऑफर्स 12 स्पेसिफिक प्रपोजल्स इन 5 प्रायोरिटी एरियाज। तो हमें 12 स्पेसिफिक प्रपोजल देखने को मिले हैं 5 प्रायोरिटी एरियाज में। In his introduction to the report and op-eds he recently authored, SG states that with the post-Cold War period over, the world is moving towards a new global order। अच्छा, अब ये जो इन्होंने लिखे थे कुछ ओपिनियन वगैरह एंटोनियो गुटेरेस ने, तो उन्होंने लिखा है कि जी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड जो अब ख़त्म हो गया, तो अब दुनिया मूव कर रही है एक नए ग्लोबल ऑर्डर की जानिब, और जिसमें जो मल्टीपोलैरिटी है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, जिस तरह मल्टीलैटरलिज्म के साथ मैंने आपको कहा था, एक मल्टीपोलैरिटी एक ऐसी टर्म है, आपको जरूर पता होना चाहिए। ये होता है कि आप आप इस तरह रख लें, यूनिपोलर वर्ल्ड तो ये हो गया ना कि सारी पावर एक कंट्री के पास आई, जिस तरह पहले अमेरिका था। तो अब देखें चाइना जो है और अमेरिका तकरीबन आप कह लें जी वो कंपीट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है हमारे पास। उसके साथ साथ ही हमारे पास अब देखें इंडिया भी इसके पीछे आ रहा है, रशिया भी है, और फिर ब्राज़ील को भी इसके तकरीबन आप कह लें कि जी उनकी कोशिश है कि जी वो compete कर सकें दूसरी स्टेट से। तो ये हम क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। Never before have countries had to confront so many cross-boundary sources of instability and insecurity। उन्हें इससे पहले कभी भी ममालिक को है ना वो कॉन्फ्रंट नहीं करना पड़ा था ये क्रॉस बाउंड्री सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी को एंड इनसिक्योरिटी को, कि इंस्टेबिलिटी हो रहा है, अदम इस्तेकाम हो रहा है, इनसिक्योरिटी है बॉर्डर पे, क्या है, क्रॉस बॉर्डर इनसिक्योरिटी। Peace remains elusive as conflicts continue across the world while geostrategic competition is engendering geo-economic fragmentation। और इनका पीस जो है वो elusive है, यानी कि हमें अमन दिखाई नहीं देता दुनिया में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जारी हैं पूरी दुनिया में, जबकि जो जियोस्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो इंजेंडर कर रहा है, ख़तरे में डाल रहा है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को। अच्छा, गुटेरेस के मुताबिक उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हैं ना वो इंटरनेशनल कॉपरेशन को जो है ना वो इम्पेरेटिव बना देती हैं। इम्पेरेटिव मतलब लाजमी को लाजमी बना देती हैं कि इंटरनेशनल कॉपरेशन हो, ताकि इन ऑर्डर टू अवॉइड मोर ह्यूमन सफरिंग, ताकि जो ह्यूमन सफरिंग है उससे क्या है बचा जा सके, उसे अवॉइड किया जा सके। दिस इज स्पेशली सो व्हेन डिस्क्वाइट इज ग्रोइंग अमंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने कहा ये उस टाइम पे जब जो है ना आपस में इख्लाफ जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का पूरी दुनिया में, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर फेलिंग टू डिलीवर फॉर देम। और क्योंकि जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने में नाकाम हैं। अब उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, गुटेरेस ने ही कॉल्स फॉर अ न्यू मल्टीलैटरलिज्म। जिस तरह ऊपर ने बताया कि जी दहाइयों से ये रिट्रीट का शिकार है मल्टीलैटरलिज्म, तो उसने कहा है कि जी ही कॉल्स फॉर अ न्यू मल्टीलैटरलिज्म which goes beyond the narrow security concerns of countries। तो क्योंकि ज़ाहिर है मेन कंसर्न जो है लोगों का सिक्योरिटी से मुतालिक होता था, तो उन्होंने कहा कि नए मल्टीलैटरलिज्म का जो है ना इसने डिमांड की है गुटेरेस ने, और उसने कहा है कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए, वो होना चाहिए ट्रस्ट पे, यूनिवर्सैलिटी पे एंड सॉलिडारिटी पे। इट शुड ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये न्यू मल्टीलैटरलिज्म में क्या होना चाहिए, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए, और इसको प्रमोट करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और रिस्पेक्ट होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जी एम्बिशियस पॉलिसी ब्रीफ जो है ना उसमें 5 की एरियाज उसमें डिस्कस किए गए हैं। पहली चीज़ जो है उसमें उन्होंने कहा कि जी प्रिवेंशन होनी चाहिए ग्लोबल लेवल बाय टैकलिंग जियोपॉलिटिकल डिविजन एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, तो रोका जाना चाहिए ये जियोपॉलिटिकल डिविजन्स है, तकसीम है, और स्ट्रेटेजिक रिस्क को। द रिकमेंडेशन इज टू मेक ग्रेटर यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। और ये किस तरीके से होगा, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की वजह से, कि आप इस तरह की बात करेंगे कि आपस में वो आप रोक सको जो भी कॉन्फ्रंटेशन होनी हो ममालिक के दरमियान। तो ये रिकमेंडेशन दी है कि आप इस्तेमाल करें किस चीज़ को, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी को। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी नोटिंग द कंटिन्यूइंग थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर इट प्रपोजेस अ बैन ऑन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड कॉल्स फॉर देयर इवेंचुअल एलिमिनेशन। और इसने कहा कि जी जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर का खतरा होता है, इसलिए इसमें रेकमेंड किया गया है कि बैन लगाया जाए न्यूक्लियर वेपन्स पे, और डिमांड किया कि जी इवेंचुअल एलिमिनेशन आखिर मुकम्मल तौर पर इसको क्या है ख़त्म किया जाए। एनुमेशन हियर इज एब्सेंस ऑफ रिकमेंडेशन टू प्रिस्क्राइब द रिजॉर्ट टू फोर्स। और इसमें उन्होंने कहा एक चीज़ जो नहीं डिस्कस की गई वो ये है कि हमें नहीं नज़र आती है एक रिकमेंडेशन के बैन किया जाए रिजॉर्ट टू फोर्स, के जो आप फोर्स इस्तेमाल करते हो उसको बैन किया जाए, स्पेशली एज कॉन्फ्लिक्ट्स रेजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल फोर्स। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पूरी दुनिया में उसमें शामिल होती है कन्वेंशनल फोर्स, के आप क्या है जिस तरह
बहुत ज़्यादा टेंशन्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी हो गई थी, तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियर आर्म को लेके। The brief itself notes the surge in armed conflicts in the past decade, which reversed a 20-year decline, with the number of conflict-related deaths reaching 28-year high in 2022. और इसे आपने बताया कि जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पास्ट डेकेड में, ठीक है, तो उसने क्या रिवर्स कर दिया 20-ईयर डिक्लाइन को, क्योंकि उनका जो नंबर डेथ्स थी वो 28-ईयर हाई पे हमारे पास आ गई 2022 में। और जो सेकंड प्रायोरिटी एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है वो पैराडाइम फॉर प्रिवेंशन है जिस विद इन कंट्रीज टू डील विद ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। उन्होंने कहा कि जी कंट्रीज जो है ना वो तमाम फॉर्म ऑफ वायलेंस हैं उसको डील करें और फिर प्रमोट करें सोशल कोहेजन को और लिंक्स क्रिएट करें किसके दरमियान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन एंड पीस के दरमियान, और फिर इंश्योर करें मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड फुली रिस्पेक्ट ऑल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ रहा है। और उन्होंने कहा ये बड़ा एक एम्बिशियस गोल, एम्बिशियस होता है कि ठीक है आपने ये कह तो दिया ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? गिवन द अनइवन रेकॉर्ड अमंग डेवलपिंग कंट्रीज ऑन दिस अकाउंट, क्योंकि देखते हुए कि जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज में है ना वो अनइवन रिकॉर्ड है। मतलब जिस तरह यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की बात की है और ह्यूमन राइट्स की बात की है। ठीक है, और थर्ड एरिया जो है वो यूएन पीस कीपिंग के हवाले से है। इसमें आपको पता है कि जी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो दस्ते हैं ख़वातीन और मर्द वो जाते हैं पीस कीपिंग मिशन के हवाले से। उसमें यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम पाकिस्तान के हवाले से देख लेते हैं कि वो यहाँ पे बता रहा है कि जी कि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम दुनिया के टॉप ग्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ रहे हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन में पिछले 6 दहाइयों से, 6 डेकेड से। और क्योंकि 1960 से उन्होंने कहा तकरीबन 2 लाख जो पाकिस्तानी हैं ना सर्विस मैन एंड वुमेन, उन्होंने 46 यूएन मिशन में सर्व किया है 26 ममालिक में पूरी दुनिया में। और उन्होंने कहा अभी जो है ना वो 4300 जो हैं सर्विस पर्सनल वो डिप्लॉयड हैं, तैनात हैं 10 मिशन में। ठीक है, तो ये पीस कीपिंग के हवाले से बात हुई थी। फोर्थ प्रायोरिटी एरिया इसमें उन्होंने बताया है कि जी प्रिवेंशन की जाए वेपनाइजेशन ऑफ इमर्जिंग डोमेन्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा जो नई जो थ्रेट्स आए हैं हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, जिसमें शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो उन्होंने अर्ज किया है, जोर दिया है प्रोहिबिशन ऑन लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम। तो उन्होंने कहा जी इस पे जो है ना प्रोहिबिशन होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम पे। देयर कैन बी नो डिसएग्रीमेंट विद द कंटेंशन दैट मशीन्स विद द पावर एंड डिस्क्रिशन टू टेक लाइव्स विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आर मॉरली रिपग्नेंट एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल, अनएक्सेप्टेबल एंड शुड बी प्रोहिबिटेड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो उन्होंने कहा कि इस पे बात पे बिल्कुल भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जी मशीन्स के पास जब अगर पावर हो और वो उनके पास डिस्क्रिशन हो कि वो लाइव्स ले सकें बगैर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, तो ये क्या है मॉरली रिपग्नेंट है और पॉलिटिकली किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे जो है ना सारी डिस्क्रिशन वहाँ मशीन्स के पास आ जाए तो इस चीज़ को भी है ना ये चीज़ बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा। और लास्ट प्रायोरिटी एरिया ये है ना वो बता रहे हैं कि जी बिल्ड किया जाए स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव सिक्योरिटी मशीनरी, और इसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल असेंबली की, यूएन डिसआर्मामेंट एजेंसी की। और डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया है कि तेज़ करें नेगोशिएशंस को काउंसिल रिफॉर्म के हवाले से, ताकि इसको ज़्यादा जस्ट और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सके और इसको डेमोक्रेटाइज किया जा सके इसके वर्किंग मेथड्स को लेके। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी फंडामेंटल डिफरेंसेस वो ये हैं कि आपने किस तरह रिफॉर्म करना है सिक्योरिटी काउंसिल को, स्पेशली खासतौर पे कुछ ममालिक जो जिनकी ख्वाहिश है वो एस्पायर करते हैं कि वो परमानेंट उनको मेंबरशिप मिले, और दूसरे ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं वो अपोज करते हैं, मुखालफत करते हैं इनलार्ज करने में, बढ़ाने में और री इन्फोर्स करने में सेंटर ऑफ प्रिविलेज, एंड हु आर्ग्यू दैट ओनली वे टू मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल इज़ टू एड मोर इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स। के वो लोग कहते हैं कि भाई आप वाहिद तरीका ये है कि आप इसको ज़्यादा जो है ना इसकी नुमाइंदगी हो कौंसिल में, तो उसका और जमहूरी तरीका यही है कि इसमें और ज़्यादा इजाफा किया जाए इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स को। दिस हैज़ हेल्ड अप प्रोग्रेस इन नेगोशिएशंस अनलेस दीज डिफरेंसेस आर रिजॉल्व रिफॉर्म विल रिमेन एल्यूसिव। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से जो है ना वो हमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली नेगोशिएशंस की वजह से। उन्होंने कहा जब तक ये डिफरेंसेस जो है ना वो रिजॉल्व नहीं किए जाते, ख़त्म नहीं किए जाते, तो हमें इस्लाहात जो है ना वो देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, उन्होंने कहा हैविंग सर्कुलेटेड दिस इन अदर पॉलिसी ब्रीफ्स टू यूएन मेंबर कंट्रीज इट विल नाउ बी अप टू देम टू डिलिबरेट ओवर these and offer their own proposals to arrive at a consensus for a pact for the future। अच्छा, अब इन्होंने 5 पॉइंट्स तो बता दिए, पीस कीपिंग के हवाले से बता दिया, फिर उन्होंने कहा कि जी जो टेक्नोलॉजी है उसका गलत इस्तेमाल की यहाँ पे बात हुई,
तो और बाकी 5 पॉइंट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए, तो उन्होंने कहा ये पॉलिसी ब्रीफ तो जब इन्होंने दे दिया यूएन मेंबर कंट्रीज़ को, तो अब ये होगा उन ममालिक के लिए कि उसको डेलिब्रेट करें, गौर व फिक्र करें और फिर उसमें अपने प्रपोजल शामिल करें और फिर एक कंसेंसस बनाएं पैक्ट फॉर द फ्यूचर के लिए। और उन्होंने कहा जैसे गुटेरेस ने पॉइंट आउट किया है अपने कंक्लूजन में, उन्होंने कहा ये मेंबर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह रिफॉर्म करते हैं। द बिग क्वेश्चन इज़ वेदर एट द टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज सो फ्रैक्चर्ड एंड डिवाइडेड, उन्होंने कहा बड़ा सवाल यह है, अहम सवाल यह है कि उस टाइम पे जब दुनिया है ना बिल्कुल ज़्यादा डिवाइडेड है, तकसीम है, तो उस टाइम पे मीनिंगफुल और सब्सटेंटिव एग्रीमेंट जो है ना क्या वो बनाया जा सकता है फ्यूचर फ्रेमवर्क के हवाले से मल्टीलैटरल कॉपरेशन के लिए। क्योंकि सबसे बुनियाद हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था ओपिनियन कि मल्टीलैटरलिज्म का हमें पिछले दहाई से है ना फुकदान नज़र आता है। तो उन्होंने कहा बेसिक सवाल ही यही है कि क्या ममालिक है ना वो एग्री कर पाएंगे एक ऐसे फ्रेमवर्क पे कि वो मल्टीलैटरल कॉपरेशन हमें देखने को मिल सके। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओपिनियन था, इसलिए हमने वीकेंड पे किया था। बाकी अपने कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज किया था, मीनिंग्स लिखे थे, तो मेरी कोशिश होगी कि आइंदा और भी मीनिंग्स लिख के और ज़्यादा डिटेल से वीकेंड पे हम ओपिनियन कर सकें। बाकी हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ टू 0312 419 1070, और वहाँ पे हम दूसरा मटेरियल जो शेयर करते हैं, डॉन हाईलाइट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, हमारे इंटरनेशनल मैगजीन्स डॉन हाईलाइट्स, तो वो भी आप हमारा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।